किसी को फीवर हो गया है या चोट लगी है, पीपल आर अवेयर कि फीवर हो गया है, हमको क्रोसिन खाना है। इसको पेरेंट्स को अगर डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, अगर कोई ऐसा उनके पास ऐसा बच्चा है, बच्चे को भी जो उसको इनकरेज नहीं करते कि वो फ्रेंड्स बनाए। Hello everyone, welcome back to our channel Health for Specials. So today we are with Dr. Seema Sharma. She is counseling cum clinical psychologist. She is a founder of Young India Psychological Solutions. So welcome to our channel, ma'am. Thank you, Divya. Okay, my first question is for you. Can you tell us about your background? अभी तक की कैसी जर्नी रही आपकी, वो कैसी रही बताइए। यस, अभी तक की जर्नी है जो बहुत इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स ऐसी रही। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरा यही डेस्टिन था कि मेरे को साइकोलॉजी में जाना है। सो आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़ इन साइकोलॉजी। मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन डॉक्टरेट आई कंप्लीटेड इन साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। Amazing. So then I worked with different organizations, and after that I started my own organization on the name of Young India Psychological Solutions. That's amazing. And now I'm heading my own organization. Amazing, ma'am, amazing. So my second question is for you कि जो स्पेशल नीड्स पेरेंट्स होते हैं इतना क्यों डरते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए या थेरेपी लेने के लिए, क्या मिसकंसेप्शन है उनके लिए? दिव्या, जो ये बात है, इट्स नॉट ओनली द पेरेंट्स ऑफ द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। सब इंडिया में हर इंसान डरता है थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए, काउंसलर के पास जाने के लिए। द मेन रीज़न उसका जो है लैक ऑफ अवेयरनेस। दे आर नॉट अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़। और उनको अवेयरनेस होगी भी कैसे, क्योंकि कोई चैनल नहीं है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती है। और जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं वो थेरेपिस्ट के पास जाना, थेरेपी लेना, वो चीज़ तो बाद में आती है। पहले तो उनके घर में ही बहुत सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन, वो फर्स्ट थिंग, कोई बात नहीं, बच्चा ऐसे कर रहा है, अच्छे से बोल नहीं रहा है, या उसका कोई मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। दे स्टार्ट कंपेयरिंग द थिंग्स विद अदर चिल्ड्रन और अदर ग्रुप ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन जो प्रॉब्लम में हैं। वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा चीज़, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन। बहुत सारी फैमिलीज़ जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, वहाँ पर ब्लेम गेम बहुत चलती रहती है। इनिशियल 2-3 ईयर्स तक तो ब्लेम गेम चलती रहती है कि तुमने ऐसा किया इसलिए बच्चा ऐसा हो गया, तुमने वो किया इसलिए बच्चा ऐसा हो गया। फैमिली में कोई ना कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है, रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको हमें कुछ उसका इलाज करवाना चाहिए, उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे घूम फिर कर बाद में एंड में आते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास, स्पेशल एजुकेटर के पास हमें जाना चाहिए। चले ही जाते हैं। हाँ, चले ही जाते हैं। जो कोई उनको बता देता है तो देन बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं अच्छा हमें पता ही नहीं था, ये भी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, अभी हमें कुछ टाइम पहले पता चला तो हम आ गए। इस तरह के चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं उन लोगों को। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ द बेसिक थिंग। अगर उनको पता हो कि जैसे अगर किसी को फीवर हो गया है या चोट लगी है, पीपल आर अवेयर कि फीवर हो गया है, हमको क्रोसिन खाना है। जहाँ अगर चोट लगी है तो हमको डॉक्टर के पास जाना है, बैंडेज करवाना है। बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि अगर माइंड में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है। जैसे मैम आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि थेरेपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स के माइंड में ऑलवेज एक क्वेश्चन है कि कब तक, कितना पेशेंस रखना होगा, कितना हमें थेरेपी देना होगा। क्योंकि हर पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमने 3 क्लासेस करा ली या 1 महीना करा लिया या 2 महीने करा लिया या 1 साल करा लिया तो अब हमारे बच्चे में इंप्रूवमेंट आ जाना चाहिए, उनके बच्चे का लेवल जो डाउन था वो सेटल होना चाहिए, उसमें जो सुधार आना चाहिए वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो क्या लगता है, मतलब मैम कब तक ये इसका क्या रिप्लाई होगा जो जिससे पेरेंट्स समझ पाएँ कि कब तक उन्हें थेरेपी कराना है? थेरेपी कब तक करवाना है, बहुत पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन, इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है अगर उनको बोलते हैं कि थेरेपी की ज़रूरत है तो कितने सेशंस, कब तक, ये सब चीज़ें। पेरेंट्स विद द चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड जो होते हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो थेरेपी है
ये थेरेपी हम इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये थेरेपी हम मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। वी आर लाइक आपके बच्चे को कैसे मैनेज करना है, अपने बच्चे को, उस चीज़ के लिए थेरेपी हो रही है। सो ये थेरेपी आपकी काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती है ADHD के केसेस में एंड ASD के केसेस में, उसमें हम टाइम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस थेरेपिस्ट के साथ पेरेंट्स जा रहे हैं, जो OT थेरेपिस्ट है, स्पीच के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, बहुत बार हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम उनको ऐसे मैनेज करते हैं जैसे उन्होंने 3-4 महीने कंटिन्यूसली थेरेपी सेशंस लिए, फिर हम थोड़ा उसका जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। सपोज़ बच्चे को वीक में 3 सेशंस चाहिए, फिर हम बच्चे को वीकली सेशंस पे डाल देते हैं, फिर हम बच्चे को फोर्टनाइटली सेशंस पे डाल देते हैं। ऐसे करके उनके 3-4 महीने ऐसे निकाल देते हैं। बच्चे को भी ये रहता है कि वो थेरेपी पे है, थेरेपिस्ट ने बोला है ऐसे करना है, वो चीज़ें मानता रहता है। फिर बीच में थोड़ा 1-2 महीने का, 3 महीने का ब्रेक भी दे देते हैं पेरेंट्स को, उनको बहुत सारी सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज बताकर, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले। तो वो एज ए थेरेपिस्ट पेरेंट्स वर्क करते हैं। देन अगेन दे हैव टू रिवाइज दिस शेड्यूल। उनका थेरेपी कंटिन्यूसली रहता है बच्चों का। ऐसे करके उनको थोड़ा फाइनेंशियली मैनेज कर लेते हैं, और थोड़ा और जो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारे, जैसे दिल्ली जैसे शहर में कम्यूटिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जब हम ऐसे मैनेज करते हैं कि पहले हमने फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, फिर हमने धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया, तो इस वे में हम मैनेज कर सकते हैं। इस केस में थेरेपी स्टॉप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एटलीस्ट जब तक बच्चा टीनेजर, अपने टीनेज ईयर्स है जब वो कंप्लीट नहीं कर लेता। ओके अच्छा मैम, क्या लगता है जैसे कि अगर हम लोग थेरेपी ले रहे हैं तो हर बच्चे का लेवल डिफरेंट है, तो क्या यहाँ पर IQ भी मैटर करता है किसी बच्चे के इम्प्रूवमेंट पे? IQ बहुत मैटर करता है। अगर किसी बच्चे का IQ, स्पेशली ADHD के केसेस में तो बच्चों का IQ 110, 120 तक भी होता है, बट फिर भी उनको प्रॉब्लम है, उनका अटेंशन प्रॉब्लम है, इम्पल्सिविटी का, हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है। ASD के जो बच्चे होते हैं उनमें IQ जनरली कम देखा जाता है। 90% केसेस में उनमें जो IQ है अराउंड 70 से लो होता है। उसमें भी जो कैटेगरीज होती हैं, अगर 40 to 50 का बच्चा है, या 50 to 60 का है, 60 to 70 का है, उसके हिसाब से ही जो थेरेपिस्ट हैं वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उस हिसाब से चूज़ करते हैं। कोई भी IQ है बच्चे का, किसी भी लेवल का IQ है, हर एक लेवल के हिसाब से उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। उस केस में हमें ग्रॉस मोटर जो उनकी डेवलपमेंट्स होती हैं, फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस करना पड़ता है। तो अलग अलग IQ के अकॉर्डिंगली अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। वो पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए वरी नहीं करना चाहिए। उनको जो भी वो थेरेपी के लिए जो भी स्कूल चूज़ कर रहे हैं, थेरेपिस्ट चूज़ कर रहे हैं, उनको अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फेथ के साथ उस थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। जैसे भी उनको थेरेपिस्ट गाइड करते हैं, उनको एज ए को थेरेपिस्ट बनकर अपने बच्चे की हेल्प करनी चाहिए और उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए। Hostel facility available for children with special need, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow. So my third question is for you कि अगर एक बच्चा थेरेपी ले या काउंसलिंग ले तो क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उस बच्चे को? डेफिनेटली थेरेपी एंड काउंसलिंग से बहुत बेनिफिट मिलते हैं बच्चों को। पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ और थेरेपिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है। अगर कोई थेरेपी लेने के लिए आता है, सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा? थेरेपी बहुत बार हम प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, सपोज किसी के बच्चे को ADHD है, ASD है, स्पेशली ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो थेरेपी होती है, थेरेपी इसलिए नहीं होती कि वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हमें उस चीज़ को मैनेज करना होता है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उस चीज़ को मैनेज नहीं करेंगे, अगर कोई 3 साल का बच्चा हमारे पास कोई पेरेंट्स लेकर आते हैं या 4 साल का बच्चा लेकर आते हैं, उनका जो डिफरेंस है क्रोनोलॉजिकल एज में एंड मेंटल एज में, वो क्रोनोलॉजिकल एज तो उसकी बच्चे की बढ़ती जाएगी, बट मेंटल एज उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जैसे एक नॉर्मल बच्चे की बढ़ती है। तो वो डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। जब वो डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, वो मोर विजिबल होती जाएगी उनकी प्रॉब्लम। पहले तो वो प्रॉब्लम घर तक मैनेज कर लेते हैं। अगर बच्चे को कुछ समझा देते हैं कि बाहर जाएंगे तो ऐसे बिहेव करना है, शोर नहीं मचाना है, शाउट नहीं करना है, जब बच्चे छोटे होते थोड़ा मान भी लेते हैं। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता
होता है उसमें फिज़िकल जो उसकी पावर्स है वो इंक्रीज़ होती हैं, वो बच्चे के भी बस में नहीं रहता उस चीज़ को कंट्रोल करना। सो ये अंडरस्टैंडिंग करना, इस चीज़ के लिए पूरा अवेयर होना कि थेरेपी से हम उस चीज़ को, अगर हम इम्प्रूव नहीं कर सकते बच्चे को, हम कम से कम मैनेज कर सकते हैं। थेरेपी से ये होता है बच्चे का जितना भी आईक्यू है, इन केसेस में हमें आईक्यू को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज किसी बच्चे का आईक्यू 60 है, 70 है, वी कैन अनफोल्ड ऑल द पोटेंशियल इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर आईक्यू। अगर हम थेरेपी नहीं लेंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी और बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल आप देख रहे हो कि मदर्स को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। अगर बच्चा ADHD हो गया है या फिर ऑटिज्म हो गया है तो मदर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं। तो आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज या टिप्स दे सकती हैं उस मदर्स को कि वो कैसे अपनी एंजाइटी को कम कर सकें? यस, मदर्स को स्ट्रेस होता है डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है। मोर देन 60% फैमिलीज़ में मदर्स को टारगेट माना जाता है, इसलिए उनको स्ट्रेस होता है। बट बहुत सारे केसेस में पूरी फैमिली ही स्ट्रेस में आ जाती है, जहाँ पर लोग अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम में है, इसका हमें ट्रीटमेंट लेना है। उन मदर्स के लिए सबसे पहला चीज़ ये है कि उन मदर्स को स्ट्रेसफुल फील नहीं करना है। स्ट्रेस फील करने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को सपोज फैमिली में किसी बच्चे को चोट लग गई है, अगर हम ये बैठकर ये सोचने लगे अब इस बच्चे को चोट लग गई है, हम पूरा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें, तो उस चीज़ से कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं हम उसका कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमें कौन से हॉस्पिटल में जाना है, हमें कैसे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, हमें कैसे, इन द सेम वे फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो हम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, मदर को सबसे पहले चाहिए पूरी फैमिली का जो कोऑर्डिनेशन है सेम होना चाहिए। उस बच्चे का हमें ट्रीटमेंट करवाना है, पहले तो फैमिली की तरफ से ये चीज़ आनी चाहिए। फिर उस बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है, कहाँ लेकर जाना है हमने। और जब ऐसे प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमें IQ टेस्ट, उसका पूरा प्रॉपर एवेल्यूएशन, उसकी टेस्टिंग ये करवाकर हमें उस प्रॉब्लम को फिक्स करना होता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे को ADHD है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, स्लो लर्नर है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, जो भी कोई प्रॉब्लम है वो जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं उससे वो फिक्स हो जाती है। जब एक बार वो प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो गई, then you can move in a particular direction for seeking treatment for that particular issue or a problem. ओके मैम। सो आजकल बच्चे स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट है और हम कैसे हेल्दी वे में उसको चैनलाइज करें बच्चे को कि आप ऐसे कर लो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम पेरेंट्स? आपको बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम सिर्फ वर्ल्ड वाइडली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चों का स्क्रीन टाइम मैनेज करना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क नाउ डेज, स्पेशली फॉर पेरेंट्स वेयर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। उस केस में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब नानी के पास, दादी के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जब रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के पास ये एक बहुत ईजी ऑप्शन होती है कि अगर बच्चा कुछ कहना नहीं मान रहा उसको फ़ोन दे दो, खाना नहीं खा रहा तो उसको फ़ोन दे दो। इन सब चीज़ों के लिए हमें वे आउट सोचने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड गेम्स, एक्साइटेड रील्स वो देखने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बच्चों की ऐसी गेम्स आती हैं जिनमें उनका जो एक्साइटेशन है बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, उस तरह की गेम्स नहीं देखनी चाहिए। बच्चा ठीक है, हम इस चीज़ से अवॉइड नहीं कर सकते कि बच्चा फ़ोन देखे या किसी भी तरह से वो स्क्रीन टाइम उसका वो रहे। हमें कुछ चैनल मैनेज कर लेने चाहिए, जिससे बच्चा आधा घंटा कुछ उसका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कुछ रामायण, महाभारत, कुछ ऐसे सॉफ्ट स्टोरीज उनकी, जैसे शॉर्टर वर्जन्स ऑफ स्टोरीज आते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें हम बच्चे को आधा घंटा उसने वो देखा है, देन वी कैन गिव हिम द चांस कि आप हाफ एन आवर आप अपनी पसंद से आप देख लीजिए। और जो अपनी पसंद से देखना है वो भी मॉनिटर्ड वे में होना चाहिए। और इस चीज़ को हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज़ कहना डोंट डू की लिस्ट बहुत लंबी अगर हम बना देंगे बच्चे के लिए, डोंट डू दिस, ये चैनल नहीं देखो, वो चैनल नहीं देखो। हमें ये करना है व्हाट ही हैज़ टू और शी हैज़ टू डू। हम उसे बोल सकते हैं तुम कैरम खेलो,
लूडो खेलो, पार्क में जाओ, साइकिलिंग करो, तुम्हारे लिए स्विमिंग क्लासेस का अरेंजमेंट करते हैं, तुम्हारे लिए हम आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस का अरेंजमेंट करते हैं, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद पर्टिकुलर फैमिली. वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स सो दैट कि बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है हम उसको मैनेज कर सकें. मैम, जैसे आपने स्क्रीन टाइम के बारे में बात की है, तो आजकल मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं कि स्क्रीन टाइम ऑटिज्म डेवलप हो रहा है. क्या ये जेन्युइन है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखने से ऑटिज्म डेवलप हो सकता है किसी में? ऑटिज़म के भी चांसेस हैं, अब लेकिन ADHD तो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंस है स्क्रीन टाइम एंड ADHD का. वो इसलिए होता है क्योंकि जितना भी हम स्क्रीन पे बच्चा रहता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है जो उसको फ़ोन से, उसको टैब से, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस उसकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को, जो ब्रेन एक्टिवेशन है उनको बहुत ज़्यादा हाइपर कर देती हैं. और लेकिन बच्चे अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कहाँ कर रहा है, वो एक सही तरीके में चैनलाइज नहीं हो रही हैं, तो वो किसी ना किसी वे में चीज़ बाहर निकल कर आती है, तो वो किसी ना किसी फिर डिसऑर्डर की फॉर्म लेती है. इस वे में जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम कंट्रीब्यूट करता है बच्चे की प्रॉब्लम में. Hostel facility available for children with special need, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow. Okay, ma'am. So, what are the signs and symptoms of depression that special needs parents has to aware of? साइंस, ये स्पेशल नीड पेरेंट्स जो होते हैं, ये डिप्रेशन जो है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स में रहता है. बच्चों को जब कोई स्पेशल नीड बच्चा है, कोई ADHD चाइल्ड है, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उनमें डिप्रेशन के साइंस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं. एंग्जाइटी के साइंस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेरेंट्स का, पूरी फैमिली का, बहुत सारे जैसे हमारे पास बच्चे विजिट करते हैं, उनकी किसी की दादी, किसी की नानी, वो खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, रोते हैं, अब ऐसा बच्चा हो गया, अब हम क्या करें. बहुत कुछ है करने के लिए, ऐसा नहीं है. उनको अवेयर होना चाहिए कि अगर बच्चा जो भी जिस भी लेवल का बच्चा है, उस हर एक लेवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उन चीज़ों के बारे में सोचकर वो अपना डिप्रेशन थोड़ा चैनलाइज कर सकते हैं. ये तो एक बहुत बुरा लगता है, सबको ही बुरा लगता है अगर किसी भी फैमिली में बच्चा होता है जो बच्चा नॉर्मल नहीं है, जिसको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है. लेकिन अगर अब वो बच्चा हो गया है, किसी के भी वो बस की बात नहीं होती. दैट्स नॉट इन एनी कंट्रोल. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट हमने उस बच्चे को कैसे मैनेज करना है. उस बच्चे के ऊपर वर्क करके, उस बच्चे के ऊपर काम करके, वो बच्चा जितना उसको पोटेंशियल है, जब बच्चा अपना उतने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली वो अपनी चीज़ों को मैनेज करता है, अपनी सेल्फ केयर करता है, उसका सोशलाइजेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन वो जिस हिसाब से कर सकता है उतना करता है, तो पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं. और उन बच्चों के लिए उनको ये देखना कि उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं. ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, जब बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहा, टॉप ग्रेड्स में नहीं आ रहा, तो वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता. इन बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो बच्चे अगर थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को सोशली मैनेज कर लेते हैं. गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत स्कीम्स रहती हैं उन बच्चों को बिज़नेस में इन्वॉल्व करने की. जैसे वो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों का बिज़नेस, जैसे हमने सोचा भी नहीं होता है, कॉम्प मेकिंग फैक्ट्री, कंघी बनाने की फैक्ट्री, मग बनाने की फैक्ट्री, कैंडल मेकिंग, ऐसे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी नहीं लगता है. अगर बच्चों को हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं तो बड़े होकर ऐसे और भी बहुत अनकाउंटेबल ऑप्शंस हैं उन बच्चों के लिए भी. ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए. जैसे भी उनके थेरेपिस्ट उनको बताते हैं, अकॉर्डिंगली स्पेशल एजुकेटर, थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली चलते रहना चाहिए, तो बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है. तो हमारे पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा कि अगर उनको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? पेरेंट्स को अगर डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, अगर कोई ऐसा उनके पास ऐसा बच्चा है, उनका बच्चा ठीक से काम नहीं कर रहा है, जहाँ उनको ऐसे काम इन द सेंस जब वो कंपेयर करते हैं, ओ मेरी फ्रेंड का बच्चा तो ये पूरी बुक रीड कर लेता है, मेरा बच्चा तो बहुत मुश्किल से कुछ सेंटेंस ही कर पाता है, फिर वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट में रखना शुरू कर देते हैं. जैसे अपने आप को दूसरों से बात नहीं
करते, फंक्शंस में स्पेशली जो स्कूल फंक्शंस होते हैं, स्कूल गैदरिंग्स होती हैं, उनसे अपने आप को अवॉइड करने लगते हैं। बच्चे को भी जो उसको इनकरेज नहीं करते कि वो फ्रेंड्स बनाए, स्पेशली उस ग्रुप के साथ जहाँ पर वो स्कूल का ग्रुप है। वो बच्चे को अलग से बोलते हैं तुम सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलो, घर में खेलो, उधर नहीं जाना है। जब इस तरह की चीज़ें मन में आने लगती है, उनका अच्छे से खाने को मन नहीं करता है, बहुत लेथार्जिकनेस आती है और ऐसे लगता है कि ये बच्चा इज़ अ बर्डन, और उनको और वो बहुत बार लोगों को बोलते हैं दैट वी आर डाइंग 100 डेथ्स एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब डिप्रेशन का साइंस होते हैं। पेरेंट्स को बहुत अवेयरनेस के साथ अपने बच्चे का ध्यान रखना है और ख़ुद को इन डिप्रेशन से, एंजाइटी से उनको अपने आप को दूर रखना है। उसका ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है उनके मेंटल वेलबींग के लिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू इज़ हाउ कैन माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है हमारी, वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है स्पेशल नीड्स पेरेंट्स को अब उनके मेंटल वेलबींग के लिए? जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स बेसिकली वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। तो हम किसी भी वे से नेचर के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जब हम अटैच होते हैं, वो चीज़ हमेशा हमें हेल्प करती है। ऑलवेज दैट थिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वन वे और अनदर वे। उस चीज़ का ऐसे नहीं होता कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने 4 दिन मेडिटेशन की तो हमें लगेगा 5वें दिन हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएं, बहुत वो ठीक लगे कि ये सब पहले हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए हैं। उन चीज़ों को हमें उस वे में मेजर नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, आपको अपने सहूलियत के हिसाब से किसी न किसी चीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जैसी चीज़ें करते हैं, हमारे माइंड में जो इतना सूदिंग इफ़ेक्ट आता है, सूदिंग वेव्स क्रिएट होती हैं जो हमारे अग्रेशन को कंट्रोल करती हैं। हमारे सीरोटोनिन्स हार्मोन्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। जैसे ही सीरोटोनिन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है हमारे ब्रेन में, हमें बहुत पीसफुल फील होता है। जब किसी को पीसफुल फील होता है तो उस पर्सन के लिए दूसरी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। चैलेंज तो लाइफ में रहते ही हैं। उस मेडिटेशन करने से ऐसे नहीं है कि चैलेंज ख़त्म हो जाएंगे। हमारा बच्चा, उसको भी हम मेडिटेशन करवा रहे हैं, अगर वो स्पेशल नीड चाइल्ड है तो वो नॉर्मल उसमें आ जाएगा। बट मेडिटेशन करने से हम बहुत इजीली उस चैलेंज को, हैप्पीली उस चैलेंज को हम मैनेज कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे पेरेंट्स जो कंटिन्यूस थेरेपीज लेते हैं, सब चीज़ों की मेडिटेशंस, योगा, सब चीज़ों में बच्चे को डालते हैं। उनके बच्चे में, इवन स्पेशल नीड चिल्ड्रन में भी, उन बच्चों में और दूसरे बच्चों में जिनको इतना ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं मिलता, बहुत डिफरेंस होता है। ओके मैम, सो एक पेरेंट कैसे एड्रेस करे कि उसके बच्चे को एंजाइटी हो रही है, वो कैसे उसे पता चलेगा? पेरेंट्स को बच्चों के जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन के एंजाइटी के सिम्टम्स हैं एंड नॉर्मल बच्चों के एंजाइटी के सिम्टम्स है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। सेम वे में दोनों ही। एक तो बच्चा स्टबर्न हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो कोई भी बात सुनना नहीं चाहेगा, शाउट करेगा, स्क्रीम करेगा, उसका कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है जब ऐसे कर रहा होता है बच्चा। और उसका किसी भी और ये चीज़ें, एक तो होता है कि बच्चा सपोज ऑटिस्टिक चाइल्ड है, अगर वो शाउट कर रहा है, दैट्स नॉट एंजाइटी, दैट्स उसका डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसे कर रहा है। अगर बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल है, वो आप उसको खाने के लिए बुलाते हो, वो आता है, खाना खाता है आराम से, बट सडनली उसने कभी ऐसा बिहेवियर शुरू कर दिया, नहीं नहाने के लिए, खाने के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए, तो उसको इरिटेशन होती है कि आप मेरे को क्यों बुला रहे हो, क्यों कह रहे हो, मैं अभी नहीं करूँगा। जब वो बैंग करता है, कुछ अलग तरह के बिहेवियर करने लग जाता है, दीज आर द सिग्नल्स फॉर एंजाइटी, दैट कि बच्चे का जो एंजाइटी लेवल है थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। एंजाइटी बेसिकली अडल्टहुड में ज़्यादा हम देखते हैं, आई गेस, मतलब चाइल्डहुड में तो नहीं होती। ये जो स्पेशल बच्चे हैं, जैसे ये अपने लेट टीन्स में जैसे ये आने लगते हैं, 16, 17, 18, तब उनका जो बिहेवियरल इश्यूज है थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। थोड़ा वो बेसिक चीज़ों को मैनेज करना सीख लेते हैं। उस टाइम पे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होती हैं, और उनमें जो एक एंजाइटी है, एंजाइटी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वो चीज़ रहती है, बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ रहती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते
हैं, उनको थोड़ा ये भी समझ आने लग जाता है दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वो चीज़ भी उनकी एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा कॉज बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब पेरेंट्स को ये सिम्टम्स मिलते हैं, जब बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर से होता है, वो सारे सिम्टम्स जो है एंग्जाइटी के सिम्टम्स रहते हैं। Okay, my last question is for you is, what are the some evidence based techniques, कुछ ऐसी टेक्निक्स हों जिससे कि मैनेज कर सके और रिड्यूस हो सके एंजाइटी एक स्पेशल बच्चे में? स्पेशल बच्चे में एंग्जाइटी रिड्यूस करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, अलोंग विद द ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बच्चे का सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में उसको इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हम ये सब चीज़ें कैसे करें, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, हम इतनी सारी थेरेपिस्ट नहीं ले सकते, बट किसी ना किसी तरह से उनको ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम एंग्जाइटी को मैनेज नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना बच्चे की बिहेवियरल प्रॉब्लम, उसके अदर इश्यूज़ वो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज़ होंगे। वो इश्यूज़ इंक्रीज़ होना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, रादर देन अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चे की एंग्जाइटी को विद द हेल्प ऑफ CBT सेशंस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सेशंस बहुत हेल्पफुल प्रूव होते हैं एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में। उसके अलावा हम जो सेल्फ की हेल्प स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे बच्चे को खुद से ही मॉर्निंग वॉक में इन्वॉल्व करना, योगा के जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, योगा एंड मेडिटेशन, उन चीज़ों में इन्वॉल्व करना, थोड़ा स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में, पंचतंत्र की कहानियों में, ऐसे अलग अलग तरीके से हम बच्चे का बिहेवियर जो है नॉर्मलाइज पैरामीटर्स की तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इनमें जो भी चीज़ बच्चे को अच्छी लगती है उस चीज़ को फिर ज़्यादा कंटिन्यू करना, इस तरह से हम बच्चे की एंग्जाइटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, आपने डिप्रेशन की बात करी है, बच्चे के डिप्रेशन के बारे में बात कि बच्चा डिप्रेशन में या एंग्जाइटी की कंडीशन में जा सकता है, बट जब बच्चे के साथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कंटिन्यू उनके साथ वर्क करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनका मोटिवेशन ख़त्म होता है और वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि कैसे आप पास्ट में पेरेंट्स ने अपने आप को डिप्रेशन से ओवरकम किया, या क्या क्या टेक्निक्स है जिससे कि पेरेंट्स अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और एक हेल्दी अच्छी लाइफ जी सकते हैं? हमारे पास बहुत सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, जब पहले डिप्रेशन में थे अब वो ठीक हो गए हैं, और एक सेट ऑफ पेरेंट्स कंटिन्यूसली डिप्रेशन में हैं। जो पेरेंट्स डिप्रेशन से ओवरकम किया है जिन्होंने, उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने एक डिफरेंस तो उन पेरेंट्स में और दूसरे पेरेंट्स में है, उन्होंने एक्सेप्टेंस टू रियलिटी, ये उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा बच्चा ये ऐसा है, हमें इसको मैनेज करना है, दैट इज़ अवर ड्यूटी, कि हमें इसके लिए थेरेपी अरेंज करनी है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज करनी है, उसके सोशलाइजेशन पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, सेल्फ हेल्प स्किल्स पे ध्यान देना है। जो पेरेंट्स ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं वो अपने आप को काफ़ी डिप्रेशन से बचा लेते हैं। एक चीज़ ये, दूसरा जहाँ पर बोथ द पेरेंट्स, फादर एंड मदर, व्हेन दे आर वर्किंग एज अ टीम, उस केस में भी जो डिप्रेशन है, पेरेंटल डिप्रेशन है, वो काफ़ी कम है। जहाँ पर ये है एक जना वर्क कर रहा है और दूसरा जना ब्लेम कर रहा है बिकॉज ऑफ यू दिस चाइल्ड इज़ लाइक दिस, वहाँ पर पेरेंट्स में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि दिव्या ने पहले पूछा था कि मदर्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, ज़्यादा करके जो ब्लेम है मदर्स के ऊपर ही आता है, तो मदर्स काफ़ी डिप्रेशन में रहती हैं। पेरेंट्स को ये चाहिए कि दोनों पेरेंट्स एज अ टीम वर्क करें। अगर वो एज अ टीम वर्क करेंगे तो वो बहुत अच्छे से इस चैलेंज को ले पाएंगे और डिप्रेशन से अपने आप को और बच्चे को बचा पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपने कंटेंट दिया है जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत मीनिंगफुल रहेगा। और आई थिंक हमारा यूट्यूब चैनल जो कि हर शहर हर देश में अवेलेबल है, वहाँ पे जो भी आपकी इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारे पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? यस, पेरेंट्स को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप फुली अवेयर पेरेंट की तरह बिहेव करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप इस चीज़ को भी, जैसे हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम बहुत ओपन हैं, होल वर्ल्ड इज़ ओपन। उस पर्सन को बुखार हो गया है, उसको ये डिजीज़ हो गया है, वैसे हो गया है, किसी को चोट लग गया है, किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है, किसी को कोई शेम नहीं उसमें फील होती कि हमारे घर में किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। इन द सेम वे जो माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम है, माइंड भी आपकी बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट है, इनफैक्ट इट्स अ CPU ऑफ योर बॉडी। अगर माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को भी आपको एड्रेस करना चाहिए और प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। जो
जो उस स्ट्रीम को देखने वाले लोग हैं उनके पास जाना चाहिए। ऐसे ही उस चीज़ को ऐसे सोच कर कि अब क्या होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उस तरह का एटीट्यूड लेकर नहीं चलना चाहिए। एक बहुत ही आपको फॉरवर्डिंग एटीट्यूड के साथ आजकल सब चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, सो यू शुड सीक ट्रीटमेंट। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पेरेंट्स को डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और किसी भी पेरेंट को अगर डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो प्लीज़ मैम को कंसल्ट कर सकते हैं यंग इंडिया साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस में। द्वारका सेक्टर 7 में है ये।